गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एजुकेशन हब गोड्डा में। तो जैसा कि सबसे पहले सबको 76वां इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग कल कहाँ तक देखे थे, किसी को याद है? मैंने आप लोगों को कहा है कि पहले भी आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाते जाइए साथ के साथ, और जहाँ आपको जो चीज इंपॉर्टेंट बताया जाए खास करके वैसे चीजों को वहीं के वहीं उसको याद कर लेना है। तो मैंने क्या बताया था, कुछ लिखवाया था, मैंने हायरार्की लिखवाई थी आपको, स्पीसीज जोनस ऑर्डर वाला बोला था कि कल याद करके आना। याद किया होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक ही है हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, मीन्स पदानुक्रम वर्गीकी। तो हम लोग इसमें देखते हैं, कुछ पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। टेक्सोनॉमी के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, मतलब टेक्सोनॉमी जो स्टडी करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य जो है जीवों को वर्गीकरण के व्यवस्थित ढांचे में उपयुक्त स्थान प्रदान करना है। मीन्स क्या हो गया, टेक्सोनॉमी में जब स्टडी करते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग कोशिश यही रहता है कि उसका एक जो ढांचा है जिसमें हम लोग उसको कि रखना, किसी जीव को बांटना है, फिर जो कैटेगरी है तो उसमें उपयुक्त स्थान कैसे मिला, उसका मेन हम लोग का पर्पस यही रहता है। तो एक बार पॉइंट को फिर से दोहरा देता हूँ। टेक्सोनॉमी के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जीवों के वर्गीकरण के व्यवस्थित ढांचे में उपयुक्त स्थान प्रदान करना। मीन्स कोई भी जीव जो है कहाँ पे जाके उसको रखना है वो डिसाइड कौन करेगा, टेक्सोनॉमी करेगा। यदि आपको टेक्सोनॉमी आता है तो आप आसानी से उसको डिसाइड कर सकते हैं। इसी में आगे देखते हैं, यह ढांचा क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाता है या टेक्सोनॉमी पदानुक्रम कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो हमारा हायरार्की वर्ड है ये कहाँ से है, लेटिन वर्ड हायरार्क से आया है, HIERCH। इसका मीनिंग होता है सीरीज ऑफ डिफरेंट रैंक्स। ये आर है तो इसका हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, विभिन्न श्रेणियों की श्रृंखला। मीन्स स्पीसीज जीनस जो भी क्या है, कैटेगरी है। तो इसी में हम लोग देखेंगे जब हायरार्की में उच्च से निम्न में जाएंगे या फिर निम्न से उच्च में एक सीरीज है जो आप लोग को मैंने लिखवाया था, शायद किसी को याद हो तो वही श्रेणी हो गया। तो इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की वर्गीकरण में एक निश्चित ढांचा है जिसमें टेक्सोनोमिक समूहों को निश्चित क्रम में उच्च से निम्न श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। मीन्स टेक्सोनोमिकल हायरार्की जो है, कोमा दे दो कंफ्यूजन हो जाएगा। टेक्सोनोमिकल हायरार्की वर्गीकरण में एक निश्चित ढांचा है जिसमें टेक्सोनोमिक समूहों को निश्चित क्रम में उच्च से निम्न श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। बस पॉइंट याद रखो, आगे सब क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। जिसको जो याद किया हुआ कल का उसको आज पूरा क्लियर होते जा रहा होगा, और जो नहीं किया है तो अभी फिर आएगा वो चीज याद कर लेना। बस अभी ये पॉइंट एक बार देख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रत्येक श्रेणी या श्रेणी को कैटेगरी बोलते हैं इंग्लिश में। प्रत्येक श्रेणी को एक टेक्सोनोमिक इकाई माना जाता है जो टैक्सॉन को प्रदर्शित करता है। टेक्सा और टैक्सॉन दोनों में डिफरेंस हम बता चुके हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का सर्वप्रथम प्रयोग लिनियस द्वारा प्राणी जगत के लिए 1758 में किया गया था। लिनियस यदि याद होगा किसी को तो 1758 में कौन सा बुक लिखा था, सिस्टेमा नेचर। इसमें क्या था, इसका जो 10th एडिशन था उसमें इसने प्राणियों के नाम के बारे में, साइंटिफिक नेम देने के बारे में, या मतलब 4200 लगभग स्पीसीज का इसने उसमें वर्णन किया था। याद है? डेली का काम डेली खत्म करना है, चाहे आप कहीं भी पढ़ें कहीं भी रहें। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या लिखा है, लिनियस द्वारा दिए गए वर्गीकरण में जिन श्रेणियों का उपयोग किया गया है उन्हें ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहा जाता है। मीन्स क्या हुआ, लिनियस द्वारा जब वर्गीकरण यानी टेक्सोनोमी में
जिस भी श्रेणी कैटेगरी का यूज किया गया उसको क्या कहा गया, उस श्रृंखला को ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहा गया। मीन्स हिंदी इसका है बाध्यकारी श्रेणियां। कहीं कहीं पे हिंदी की जगह हम उसका इंग्लिश याद करके रख लें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। ऑब्लिगेट का बाध्यकारी क्या होता है, ऐसा बाध्यकारी का मतलब क्या हुआ कि आपको वो चीज करना ही पड़ेगा। यदि वो चीज करना है, जैसे कि हम लोग को बाइक ही चलाना है तो वो क्या करना पड़ेगा, पहले बाइक का इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, मीन्स चाबी घुमाना पड़ेगा, फिर सेल्फ मारो या किक मारो, फिर क्लच, फिर मतलब सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे से होगा। इसलिए यदि इसमें वर्गीकरण करना है, टैक्सोनॉमी करना है आपको, तो इन कैटेगरी से होकर आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसी श्रेणियां क्या कहलाएगी, बाध्यकारी श्रेणियां या ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहलाएगी। और फिर से इसको देख लेते हैं। लिनियस द्वारा दिए गए वर्गीकरण में जिन श्रेणियों का उपयोग किया गया है उन्हें ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहा जाता है। यह इस प्रकार है, यह उच्च से निम्न की ओर है, मतलब स्पीशीज मेरा सबसे छोटा स्तर का है और किंगडम सबसे बड़ा स्तर का कैटेगरीज है। तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। किंगडम है, फाइलम या डिवीजन है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीशीज है। इसमें हम यदि पिछले क्लास में यदि आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि यदि हम ऊपर से मतलब इस श्रृंखला में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, समानताएं क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर यदि जब हम आएंगे तो समानताएं क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन वही जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ठीक इसके विपरीत क्या होगा, समानताएं घटेगी। इतना क्लियर है। और एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए फाइलम भी लिखा हुआ है और डिवीजन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ फाइलम या डिवीजन किस केस में यूज होता है, जब हम प्लांट की बात करेंगे। एक यहाँ पे स्पेशल नोट ऐसे बना दे रहा हूं, जब हम प्लांट्स मतलब प्लांट्स के केस में सीधा लिख देते हैं, प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में क्या करते हैं हम कि हम जो है फाइलम की जगह डिवीजन लिखते हैं। प्लांट, जब हम प्लांट का बात करें मतलब जब पौधों के बारे में जब हम स्टडी करें या फिर उसके बारे में जब नोमेनक्लेचर करेंगे या श्रेणी में जब उसको बांटेंगे तो वहां पे हम फाइलम नहीं लिखे डिवीजन लिखेंगे। तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं कि फाइलम के स्थान पर डिवीजन शब्द का इस्तेमाल होता है, डिवीजन शब्द का यूज होता है। क्लियर है यहां तक आप लोग? एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये आप जरूर याद कीजिए क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसलिए इसी बात पे डेली का काम डेली खत्म होना चाहिए। ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा। ऑब्लिगेट कैटेगरी जो है क्लियर हो गया था। हम लोग याद कर लिए थे कि हम लोग कितना इकाई होता है, वर्गीय की इकाई। मीन्स कैटेगरी कितना तरह का होता है, 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मैंने रिवीजन कीजिए। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन या नहीं, उसके बाद क्या था, किंगडम। मीन्स स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, के बाद किंगडम। क्लियर है? तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। एक टैक्सोन के सभी सदस्य समान विशेषताओं को दिखलाते हैं जो अन्य टैक्सा से भिन्न होते हैं। टैक्सोन किसको बोले थे, केवल जो कैटेगरी है उसमें से हर कैटेगरी अपने आप में क्या है, जो उस कैटेगरी जो भी जीव है वो क्या है, उस कैटेगरी का टैक्सोन है, मतलब उस कैटेगरी का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। मीन्स यदि आप अभी 11th क्लास में 11th क्लास में बैठे हुए कहीं पे, आप आपके मान लिया कॉलेज में आपका क्लासरूम बना हुआ होगा कि ये 11th का, ये 12th का, ये पार्ट 1 का, पार्ट 2, पार्ट 4 ऐसे बना होगा। तो उसमें जब आप क्लास 11 की कक्षा में जब आप बैठे हुए होंगे तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्लास 11 का प्रतिनिधित्व करें, मतलब आप क्लास 11 को बतला रहे हैं कि हाँ ये क्लास 11 है। क्लियर है? जो अन्य टैक्सा से भिन्न होते हैं, मतलब आप यदि क्लास 11 के हैं तो आप अदर क्लास से आप अलग हैं। मीन्स आप 11 के तो आप 11 के आपको दर्शाइएगा। तो उसी तरह
एक टैक्सोन के सभी सदस्य क्या समान विशेषताओं को दिखलाएंगे, क्योंकि वो एक कैटेगरी में से समान विशेषता के साथ हैं, जो कि अन्य टैक्सा से भिन्न होगा। क्लियर है आप लोग? 7 तरह के, तो उसमें हर 7 लेवल जो है उसमें जिस लेवल में जो है उसमें जो एक लेवल में है वो क्या है उसमें समानताएं होगी, लेकिन वही समानताएं क्या होगी जब एक से अधिक लेवल में जाएंगे तो वो समानताएं भिन्न भिन्न होगी, मतलब वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग। इंसेक्ट यानी कीट, जीवों के एक समूह का, कीट आप लोग सबको देखेंगे कीड़ा मकोड़ा, उसी को इसमें हिंदी में शुद्ध हिंदी में कीट बोलते हैं, इंग्लिश में इंसेक्ट बोलते हैं। जीवों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कीट जो है जीवों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें 3 जोड़ी संयुक्त पैर पाए जाते हैं। कीट जो है आपका इंसेक्ट जो उसमें क्या होता है 3 जोड़ी संयुक्त पैर मिलता है, मतलब 6 पीस उसमें पैर रहता है, देखे होंगे आप लोगों ने, जो इंसेक्टा वर्ग का विशेषता है। मतलब किसी भी जीव का यदि आपको मतलब कुछ एक नया जीव देखे जिसका कि 3 जोड़ी संयुक्त पैर होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टोटल नंबर जो है पैरों की संख्या टोटल 6 है और जोड़ी में 3 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग इंसेक्टा वर्ग में पढ़े थे कि जिसमें 3 जोड़ी संयुक्त पैर पाए जाएंगे उसका क्या किसमें हम डालेंगे, इंसेक्टा वर्ग में डालेंगे। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। किंगडम जो है वर्ग की श्रेणी में उच्च तथा स्पीसीज सबसे छोटी इकाई होती है। हम लोग अभी बताए जस्ट अभी बता के पार हुए यहाँ से कि किंगडम जो है वर्ग की श्रेणी मतलब हायरार्किकल कैटेगरी जो है उसमें टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो आते हैं 7 तरह के, उसमें से किंगडम क्या है उच्च है तथा स्पीसीज सबसे छोटी इकाई है। यदि क्वेश्चन आएगा कि वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या है तो क्या है स्पीसीज है, याद रह जाएगा। वर्गीकी सबसे छोटी इकाई स्पीसीज और वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई किंगडम, इतना याद रह जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जीवों के समूह के लिए स्पीसीज जीनस से लेकर फाइलम तक में स्थान का निर्धारण उनके अभिलक्षण तथा उनके बीच संबंध द्वारा किया जाता है। मीन्स क्या हो गया, यदि हम लोग कोई भी जीव को कैटेगराइज करेंगे मतलब किस श्रेणी में रखना है इस चीज का डिसाइड के लिए हम क्या करते हैं कि कौन से स्पीसीज को मतलब कौन से जीव को कौन से स्पीसीज में रखना है, किस जीनस में जाएगा या फिर किस फाइलम में उसको रखना है, या कौन डिसाइड करेगा, उस जीव का अभिलक्षण और उसमें जो उस कैटेगरी जो और सारे जीव हैं उनके बीच जो संबंध है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये इस कैटेगरी में रखने लायक है या नहीं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है लेकिन क्लास उसका क्या है कम है, लेकिन बच्चा क्लास मतलब अगले क्लास का क्वेश्चन वो आसानी से हल करता है, वैसे क्या करते हैं हम लोग वैसे बच्चे को स्कूल में प्रमोट कर दिया जाता है। तो इसी में क्या है जब कैटेगरी में जब स्पीसीज जीनस फाइलम इसका बात होता है तो हम किसी जीव का अभिलक्षण और उनके जो कैटेगरी में जो और सारे जीव पहले से हैं उनके बीच संबंध द्वारा किया जाता है। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था अभी कि अभी जो कैटेगरीज हम लोग पढ़े थे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में 7 तरह के जो थे, तो ऊपर से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो उसमें क्या होगा समानताएं घटेगी नहीं समानताएं बढ़ेगी। ऊपर से जब हम नीचे आए मतलब क्या एक उच्च इकाई से निम्न इकाई की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा समानताएं बढ़ेगी। वही जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा समानताएं घटेगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लिया आप जो है आपका बैकग्राउंड काफी अच्छा है, मतलब आप आपके पास पूरा पैसा है मतलब, लेकिन आपका किसी कारणवश स्थिति खराब होने लगता है तो क्या होता है जब अभी हम क्या थे टॉप पे थे, मतलब मेरे अनुसार हम जहाँ थे वहां पे अभी मेरा रिश्तेदार में या फिर दोस्त वगैरह में कोई वहां तक नहीं था, तो क्या हुआ हम धीरे धीरे नीचे आना शुरू होंगे, पैसा धीरे धीरे खत्म बर्बाद होना शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि हम धीरे धीरे पहले जो यहाँ पे जो दोस्त मेरा इस लेवल पे था मतलब उसके ही पे आए, मतलब उसके समानता में आ गए, उससे नीचे आए फिर अगला रिश्तेदार की समानता में आ गए, मतलब समानताएं क्या होगी बढ़ने लगेगी। अब इसका ठीक उल्टा जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, आप पहले गरीब थे, जैसे कि रानू मंडल का एग्जांपल ले लीजिए, वो क्या थी शुरू में गरीब थी, तो जैसे जैसे अचानक उसको फेम सेलिब्रिटी वाला मिल गया कि हाँ अब तो हीरोइन मिल गया, अब तो गायिका मतलब कैमरा मेकअप, अचानक से उसको जब मिला तो क्या हुआ अचानक से जो नीचे से ऊपर गया तो क्या हुआ उसका एटीट्यूड बिगड़ा, जो उसका हैबिट था वो बिगड़ गया।
तो उससे क्या हुआ, जो समानताएं थी वो क्या हो गई, घट गई। मतलब पहले का जो उसका हैबिट था वो सब क्या हुआ, सब चेंज हो गया। जैसे वही है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, समानताएं घटेगी। ऊपर से नीचे तो समानताएं बढ़ेगी, नीचे से ऊपर तो समानताएं घटेगी। क्लियर है यहां तक? अब एक पॉइंट और देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की न केवल जीवों को पहचानने में मदद करता है, मीन्स टैक्सोनॉमिकल जो हायरार्की है मीन्स पदानुक्रम वर्गीकरण की जो 7 कैटेगरी जो है हमारे, तो वह न केवल जीवों को पहचानने में मदद करता है बल्कि अन्य जीवों के साथ इसके विकासवादी संबंधों को भी बतलाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि मतलब सपोज दैट हम लोग एग्जाम्पल देते, बार बार जो एग्जाम्पल जब रिपीट करेंगे तो वो चीज आपको ज्यादा याद होगा। तो इस वजह से आप ये मत सोचेगा कि आपको मैं एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लिया हम लोग एविज ग्रुप देखते हैं और ह्यूमन, इनमें क्या होता है, जब बच्चा अंडा में है तो वो भी शुरू से क्या होता है, भ्रूण रहता है। जब ह्यूमन का भी जायगोट रहता है तो उसमें भी क्या होता है, सेम पोजीशन। जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होने के बाद जब ग्रो करता है बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में, ये कौन सा स्टेज है, एम्ब्रियो स्टेज मतलब भ्रूण स्टेज में आ गया है, एम्ब्रियो है दोनों का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का जो विकासवादी संबंध है तो क्या है, ये एम्ब्रियो अवस्था में एक समान इनकी संरचना होती है। इसी तरह किसी का मतलब होता है कि जैसे कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट ये सब जब पढ़िएगा आप लोग, इसमें और आगे क्लियर होगा जब लोग जाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस सब में, तो इसमें और आपका व्यू क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात और, आज कमेंट बॉक्स में आया था कि आपकी क्वालिटी जो है साउंड क्वालिटी कल बारिश की वजह से थोड़ा डाउन हो गया था, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। रहा बात पिक्चर क्वालिटी लाइट क्वालिटी, तो थोड़ा भी इशू है क्योंकि लाइट वगैरह नहीं, मौसम खराब है इधर। तो ये सब रिसॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना इसके लिए। और एक बात ये चीज बोला गया था कि आप कैमरा की तरफ फेस करके पढ़ाइए। हाँ बात सही है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा, क्योंकि अभी हमको बोर्ड पे फोकस करना होता है। और आप लोग भी बोर्ड पे फोकस करिए, क्योंकि आपका नॉलेज का जो चीज है वो बोर्ड में लिखा जाता है। चेहरा तो मेरा जो है वो यही है बस, इसलिए कॉम्प्रोमाइज कीजिए थोड़ा सा भी, लेकिन आपको जो क्वालिटी ऑफ नॉलेज मिल रहा है वो आप बस उसके साथ चलिए। अब आता है एक नया टॉपिक, इंटरमीडिएट कैटेगरीज मीन्स मध्यवर्ती श्रेणियां। हम लोगों ने देखा कि अभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें क्या है, 7 तरह की है, लेकिन ये मध्यवर्ती श्रेणियां जो है उन्हीं किन्हीं 2 श्रेणियों के बीच में ये स्थित होती है। क्लियर है? सुपर का मतलब क्या है, इसमें 2 ये जो मध्यवर्ती श्रेणियां है ये क्या है, मतलब किसी 2 कैटेगरीज के बीच में ये आती हैं, जिसमें सुपर रहेगा, उपसर्ग लगाया जाता है इसमें। जैसे हम लोग 7 तरह के पढ़े तो उसका उपसर्ग का मतलब क्या, किसी शब्द के आगे जो शब्द जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, या उसका इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इस पर एक पॉइंट हम देख लेते हैं। अधिक से अधिक जीवों की खोज के साथ कभी कभी जीव को पारंपरिक ऑब्लिगेट कैटेगरीज में समायोजित करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग, अभी क्या हो रहा है, दिन के दिन खोज होते जा रहा है नया, हर साल कम से कम 15,000 नई प्रजातियों का खोज होता है। तो उसमें क्या होता है, पहले से जो पारंपरिक कैटेगरीज जो है उनमें उसको कहाँ पे जगह मिलेगा ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि उसका स्थिति को सटीक और बेहतर बनाने के लिए उन श्रेणियों के बीच में जो एक नई श्रेणी, मतलब नई श्रेणी बोला जाए या फिर उसका उप श्रेणी बोला जाए, मतलब श्रेणी के नाम में ही उपसर्ग, सुपर या सब लगाकर बना दिया जाता है। ठीक, इंटरमीडिएट श्रेणी कैटेगरीज क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे सब किंगडम, सुपर डिवीजन या सुपर फाइलम। सुपर डिवीजन किसके लिए, एनिमल्स के लिए है, सुपर लिख देता हूं यार, एनिमल एंड सुपर फाइलम जो है, सॉरी गलती तो इंसानों से ही होती है, इसलिए थोड़ा सा होगी।
अब हम लोग आप लोगों ने बताया था कि प्लांट के केस में फाइलम की जगह पे क्या लिखा जाता है, डिवीजन। तो ये डिवीजन कहाँ लिखाएगा, जहाँ पे प्लांट होगा तो फाइलम जा रहेगा वहाँ, एनिमल का जरूर बात हो रहा होगा, क्लियर है। प्लांट के लिए बात होगा तो डिवीजन, एनिमल के लिए बात होगा तो फाइलम। तो जैसे सब किंगडम, सुपर डिवीजन या सुपर फाइलम, सब ऑर्डर, सुपर क्लास, सब क्लास से लेकर कहां तक है, स्पीसीज लेवल तक है, क्लियर है। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक शुरू जब क्लास किया था मैंने तब से मैं आपको अब तक बोलता आ रहा हूं कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, जो कि अब जेसीईआरटी लिखाता है, बात वही है, बस थोड़े मोड़े अपडेट होते रहते हैं। तो ये जो बुक है आपके पास, इसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा कि मतलब खरीद लिया, इसको रूम में सजा के रख दिए, इसको पढ़ना भी है। जब जो चैप्टर चले उस चैप्टर का रीडिंग साथ के साथ मारते जाइए। एनसीईआरटी क्या है, आपको एक हिंट देता है लेकिन पढ़ना आपको डिटेलिंग में है, क्लियर है। हम लोग मध्यवर्ती श्रेणी में कंटिन्यू है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सब फैमिली और जीनस के मध्य एक नई श्रेणी ट्राइब जोड़ी गई है। मीन्स हमें क्वेश्चन आएगा कि ट्राइब श्रेणी जो है, ट्राइब कैटेगरी जो है, इन दो श्रेणियों के बीच में ऐड किया गया है। तो कौन कौन सा है, सब फैमिली और जीनस, याद रह जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। वे श्रेणियां जिन्हें बाद में टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जोड़ा गया उन्हें मध्यवर्ती श्रेणी कहा जाता है। ये तो हो गया डिफिनेशन। मीन्स ये कब जोड़ा गया, जब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बना। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मीन्स पदानुक्रम वर्गीकी, मतलब वर्गीकरण का जो कैटेगरीज है उसमें बाद में एड ऑन हुआ। तो ऐसे जो कैटेगरी एड ऑन हुए उनको मध्यवर्ती श्रेणी कहा जाता है, क्लियर है दोनों पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मध्यवर्ती श्रेणियों की खोज के कारण, मध्यवर्ती श्रेणियों की खोज के कारण अब किसी स्पीसीज की स्थिति का और सटीकता से पता लगाया जा सकता है। मीन्स क्या हो गया, पहले जो था कोई मान लिया कोई जीव था, ठीक, तो उसको मान लिया हम लोग को पोजीशन पता करना कि इसकी एग्जैक्ट ये कहाँ पे रहेगा। तो कभी क्या हुआ कि इस कैटेगरी का जो मतलब दो मान लिया अलग अलग कैटेगरीज हैं, दोनों में वो जीव समानता दिखा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मध्यवर्ती श्रेणी में उनके बीच का सॉल्यूशन निकाल के वहां पे उसको रख दिया जाता है। तो मतलब अब क्या है कि स्थिति अब और एक्यूरेट हो गया, मतलब कि मतलब उसका अभिलक्षण का जो नया अभिलक्षण है उसको भी ध्यान में रखा गया, क्लियर है। जैसे कि मान लिया आप लोग का कितना इंटर में जो है क्लास 11th में या 12th में 11th-12th में टोटल भी झारखंड बोर्ड में प्राय के 5 सब्जेक्ट रहते हैं जैक बोर्ड में। तो उसमें हमको क्या रहता है कि हमको 5 सब्जेक्ट को लेके चलना होता है, बशर्ते किसी का इंटरेस्ट होता है मैथ में, किसी का बायोलॉजी में, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री। लेकिन यदि आपको रिजल्ट अच्छा करना है, रिजल्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो उसी तरह यहाँ पे हमको क्या करना है, जब भी हम टैक्सोनॉमी में, जब भी हम किसी ग्रुप या किसी जीव को किसी ग्रुप में रखना होगा, किसी कैटेगरी में रखना होगा, तो उसको हमको हर एक लक्षण को लेना पड़ेगा, ना कि किसी को इग्नोर मार दिए। क्योंकि हम लोग यदि लापरवाही करेंगे तो क्या होगा, आने वाला जो जनरेशन है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी गलत ही चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट आपको मैंने बताया था कि वैसे वैज्ञानिक जो एनिमल का स्टडी करते हैं, एनिमल का स्टडी क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और उसको जो स्टडी करता है वैसे वैज्ञानिक क्या कहलाते हैं, जूलॉजिस्ट, क्लियर है। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स एनिमल पार्ट हो गया, और बॉटनी मीन्स प्लांट साइड हो गया। तो ये पॉइंट देखते हैं हम लोग। जूलॉजिस्ट जो है सब स्पीसीज को एक कैटेगरी मानते हैं, मतलब जूलॉजिस्ट जो है उसको सब स्पीसीज को क्या मानता है, एक कैटेगरी कंसीडर करता है। मीन्स सब स्पीसीज को ये लोग कैटेगरी मानता है। कौन मानता है, जूलॉजिस्ट। इसलिए कुछ प्राणियों के नाम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ जेनेरिक स्पीसीज तथा सब स्पीसीज में लिखे जाते हैं। इसका क्या अर्थ हो गया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको याद होगा तो ट्राई मतलब क्या हो गया, ये जो ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3, और नोमियल मतलब नाम देने की प्रक्रिया।
तो मतलब जो 3 नाम वाला सिस्टम जो था उसमें क्या क्या था, जेनेरिक नेम था, स्पेसिफिक नेम था और सब स्पीसीज नेम था। एग्जाम्पल के तौर पे गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ये क्या है, ये जीनस नाम है, ये स्पीसीज नाम है और ये सब स्पीसीज को दिखा रहा है। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा अभी कि जूलॉजिस्ट जो थे वो सब स्पीसीज को कैटेगरी मानते थे, लेकिन जो बॉटनिस्ट है मीन्स जो प्लांट का स्टडी कर रहे हैं वे लोग सब स्पीसीज को अलग से कैटेगरी के रूप में उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में बनाया जा सकता है इसको कि सब स्पीसीज जो है कैटेगरी के रूप में किसमें मान्य है किसमें नहीं है। क्लियर है? तो आपको जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको वहां बता दूंगा, आप बस इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मीन्स टैक्सोनॉमिक श्रेणियां। तो हम लोग पढ़े 7 प्रकार के, तो उसमें एक बेसिक जो होता है हम लोग का स्पीसीज होता है, स्पीसीज यानी कि प्रजाति हिंदी में। देखो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अभी की आप इंटर में आप पहुंच चुके हैं तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सप्लेनेशन कीजिएगा शुद्ध हिंदी में भी करना आप ही के लिए कठिन होगा या जटिल होगा। देखिए अब हिंदी कितना कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप जैसे आपको मर्जी मतलब आप अपने सुविधा अनुसार आप क्वेश्चन राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। तो आते हैं स्पीसीज पे। पहला पॉइंट देखते हैं इसका कि टैक्सोनॉमी में स्पीसीज का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सही बात है कि टैक्सोनॉमी में क्या है, सबसे बेसिक स्थान किसी का है, तो स्पीसीज का ही है। यह वर्गीकरण के स्थान के साथ साथ विकासवाद को समझने की मूल इकाई है। मीन्स यह वर्गीकरण को तो बतलाता ही है, साथ साथ क्या बतलाता है, विकासवाद मतलब एक दूसरे के साथ जो नजदीकी संबंध है उसको भी बतलाता है, उसकी मूल इकाई है। वर्गीकी की मूल इकाई क्या कहलाएगी, स्पीसीज कहलाएगी, आपको मैंने बताया है। अब आते हैं इसका डेफिनेशन पे। जीवों का गतिशील अनुवांशिक रूप से अलग समूह जो लक्षणों में समान होते हैं। मतलब जीवों का गतिशील अनुवांशिक रूप से अलग समूह जो लक्षणों में समान होते हैं और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से परस्पर प्रजनन कर उपजाऊ संतान उत्पन्न कर सकते हैं, एक ही स्पीसीज के कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकृति में जीवों का गतिशील अनुवांशिक रूप, ये क्या, इसका क्या मतलब हो गया, गतिशील का मतलब क्या हो गया कि हम लोग को पता है कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल बिहेवियर में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। क्लियर है? तो क्या होगा, मेल का मेल गेमिट और फीमेल का फीमेल गेमिट दोनों मिलके बनाता है। तो क्या है, ये गतिशील इसलिए बोला गया है क्योंकि जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, मान इसका जेनेटिक मटेरियल जो भी था शुक्राणु ही बना दिया जाए, क्लास 10 में तो आपने पढ़ाई होगा, ठीक। मान लिया इसका जो जेनेटिक मटेरियल था और इसका जो था दोनों क्या हुआ, जायगोट में युग्मनज क्या हो जाके फ्यूज हो गया। ये स्मॉल एन अब हमने दोनों प्रतिकृति बनाया था, रेप्लिकेट किया था डीएनए। तब जब दोनों जाके वहां पे मिला तो क्या हुआ, दोनों के आनुवंशिक लक्षणों या गुणों का क्या हुआ, विचलन हुआ। मतलब एक दूसरे का मूवमेंट हुआ, गतिमान हुआ, मतलब एक जनरेशन से दूसरे में आया। इसी तरह ये भी आगे जाके रिप्रोडक्शन करेगा तो नेक्स्ट में जाके फिर ये आनुवंशिक रूप से मतलब आनुवंशिक लक्षण जो है वो आगे भी कैरी होंगे या उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, लेकिन क्या हुआ, आनुवंशिक गुणों का गतिशील रहेंगे वो। तो यही मतलब है यहाँ पे, जीवों का गतिशील आनुवंशिक रूप से अलग समूह जो लक्षणों में समान होते हैं। जब एक ही प्रजाति का है तो क्या होगा, वो लक्षण में समान होंगे। क्लास में जो ढेर उछलता है उसको क्या बोलेंगे, बंदर प्रजाति का है क्या। और प्रकृति, अब देखते हैं इसी में आगे, और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से परस्पर प्रजनन कर उपजाऊ संतान, ठीक। स्वतंत्र रूप से मतलब बिना किसी के दबाव में आए जब प्रजनन फ्रीली कर सके, वो स्वतंत्र रूप से जब प्रजनन कर सके और उपजाऊ संतान मतलब फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग,
फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब ये हो गया कि यह बच्चा भी क्या होता है, आगे जाके जनन कर सके। इसी का अर्थ होता है उपजाऊ संतान। तो इसका डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। जीवों का गतिशील आनुवांशिक रूप से अलग समूह जो लक्षणों में समान होते हैं और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से परस्पर प्रजनन कर उपजाऊ संतान उत्पन्न कर सकते हैं, एक ही स्पीसीज के कहलाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब एक ही जो ऐसे जीवों का समूह जो लक्षणों क्या हो, समान हो और नेचर में फ्रीली ब्रीडिंग कर पाए, मतलब प्रजनन कर पाए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, वैसे जीव क्या कहलाएंगे आपस में, एक ही स्पीसीज के कहलाएंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में स्पीसीज टॉपिक चल रहा है, तो उसमें लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सभी स्पीसीज के सदस्य वहां की आबादी में भूमिका निभाते हैं। मतलब जो भी स्पीसीज रहे वहां का, वो क्या है, वहां का पॉपुलेशन में अपना, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बकरी है तो जानवर नहीं गिना रहा है, मतलब उसका अलग स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या है, सभी स्पीसीज का जो सदस्य है, यदि यहाँ पे भेड़ बकरी गाय बकरी जो भी साथ में यदि रहे, तो यहाँ पे यदि प्राणी गिना जाए तो अपने साथ उसको भी हमें गिनना पड़ेगा। मतलब क्या कर रहा है, वहां की आबादी में ये भूमिका निभा रहा है, परंतु वे अन्य स्पीसीज के सदस्य के साथ प्रजनन नहीं कर सकते। मतलब एक जाति का जो है, जैसे जो बकरी है वो अन्य अपनी जाति के बकरी या मतलब उसके मेल को बकरा बोलते हैं या पाठा बोलते हैं उसको, तो उसी के साथ वो प्रजनन कर सकती है। मतलब किसी अन्य सदस्य के साथ वो नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं? मतलब किसी स्पीसीज का जो सदस्य वहां क्या कर रहा है, वहां पॉपुलेशन में अपना योगदान दे रहा है। वहां का अभी क्या हो रहा है, हम लोग का भारत में पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या है, जनसंख्या। आप मान लिया बेरोजगार है, चाहे निठल्ले है, चाहे जो भी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वहां की पॉपुलेशन में आप चाहे आप यहाँ पे 6 महीने का बच्चा है, चाहे 1 महीने का बच्चा, चाहे जस्ट अभी वो जन्मा है, या फिर 80 साल 70 साल का वो बूढ़ा है, तो क्या कर रहा है, दोनों का दोनों पॉपुलेशन में गिनती होगा। ऐसा नहीं करना है कि ये तो अभी भी जन्मा है, इसको भी छोड़ हटाओ, या अभी तो ये टपक ही जाएगा 1-2 साल में या 1-2 दिन में, तो इसको नहीं गिनना है। मतलब जितना भी स्पीसीज का, मतलब जितना भी सदस्य रहेगा, चाहे वो जिस भी स्पीसीज का हो, वो क्या करेगा, वहां का पॉपुलेशन में वो गिनाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो एक स्पीसीज का सदस्य है वो सेम स्पीसीज के सदस्य के साथ ही प्रजनन कर सकता है, अन्य सदस्य के साथ नहीं कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक प्रजाति जो आनुवांशिक और जनन रूप से अलग हो, पृथक प्राकृतिक आबादी कहा जाता है। मीन्स वह प्रजाति जो आनुवांशिक और जनन रूप से अलग हो, पृथक प्राकृतिक आबादी कहा जाता है। इसका क्या मतलब हो गया कि मान लिया ये एक टेरिटरी, मतलब एक क्षेत्र है, यहाँ पे तरह तरह के जीव रह रहे हैं, छोटे बड़े जो भी है वो रह रहे हैं, या फिर पेड़ पौधा या जो भी है। अभी हम तो बात कर रहे हैं प्रजाति के बारे में, सभी को याद है। तो जब देखते हैं क्या तरह तरह के जब रहते हैं जीव, तो इसमें क्या होता है, कुछ का जो है यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, मान लिया इतनी बड़ी प्रजाति आपके जो क्षेत्र था, इतने में अपने गाय पाल के रखी थी और इतने से आपका भेड़ बकरी था। मतलब एक छोटे से क्षेत्र में, तो फिर छोटे से में क्या था, आपने खरगोश वगैरह पाल लिया था। इसमें क्या था, छोटे में रेबिट यानी खरगोश, यहाँ गोट बकरी और यहाँ काव। तो सबसे ज्यादा क्या है, काव है, उससे कम बकरी, उससे कम खरगोश। तो इसमें क्या है कि ये जो बड़ी सी आबादी, इसमें किसका ज्यादा संख्या है, गाय का है, उसके बाद बकरी का है, उसके बाद रेबिट सबसे कम रेबिट का है, मतलब खरगोश का है। तो जब आनुवांशिक और जनन रूप से, मतलब इसका जो आनुवांशिक है वो क्या गाय से मेल खाएगा, नहीं ना, या फिर गौड़ से खाएगा, नहीं ना। तो इससे में क्या होगा, इनका एक अलग ही समूह रहेगा, ये एक अलग ही जगह पर रहेंगे, तो इसे को क्या बोला जाएगा, पृथक प्राकृतिक आबादी। एक एग्जाम्पल और, क्लास में मान लिया टॉपर्स हमेशा आगे की बेंच की ओर बैठेंगे, उसमें से क्लास में एक प्रजाति ऐसी होगी
जिनको की क्लास से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, बस उनको तो आना है, अपना अटेंडेंस लगाना है और ट्यूशन में खास करके अपना कॉपी छापना है और न सर को कोई टेंशन देना न कोई टेंशन लेना, बस कॉपी आया छापा और निकला। ऐसे प्रजाति पाए जाते हैं, जब ऐसे प्रजाति पाए जाते हैं तो उनको पृथक आबादी कहा जाता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग इसी में आगे देखते हैं कि जो अर्नेस्ट मेयर था, जो विज्ञान लोग पढ़े थे शुरू में, आपको मैंने बताया था कि इकाई, हर इकाई के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट होगा, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, ये आपको याद था। ये कैसे वैज्ञानिक थे? ये विकासवादी जीव विज्ञानी थे। तो इन्होंने 1964 में स्पीसीज के लिए परिभाषा दिया। क्या दिया? कि स्पीसीज एक ऐसी आबादी है जो आपस में प्रजनन कर सकता है, जबकि अन्य समूहों के जीवों से प्रजनन रूप से क्या हो? अलग हो। मतलब मेयर जी का यही कहना था कि स्पीसीज एक ऐसी आबादी है जो समान स्पीसीज के हैं, उनके बीच आपस में प्रजनन हो सकता है, लेकिन किसी अन्य स्पीसीज के समूहों के जीवों से प्रजनन करने में असमर्थ है, यानी कि नहीं कर सकता है। तो वैसे को क्या बोलेंगे? मतलब वैसी आबादी को स्पीसीज बोलेंगे। क्लियर है? हालांकि हम लोग देखते हैं कि अंतर प्रजनन के लिए दो आपत्ति है, मतलब इसका जो परिभाषा ही दिया उसके लिए दो ठो ऑब्जेक्शन है। क्या क्या ऑब्जेक्शन देखते हैं? पहला है आपका स्पीसीज के सीमा निर्धारण के लिए मानदंड, मतलब स्पीसीज का जो सीमा निर्धारण करता है उसके लिए जो क्राइटेरिया है, वो जो मतलब मानदंड यानी कि जो क्राइटेरिया, जो नियम दिया गया है, वो इसको अपोज करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ अपवाद भी है या फिर ऐसा केस भी है, इस वजह से हम इसको 100% हम इसको नहीं मान सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्शन है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि स्पीसीज के बीच यांत्रिक, शारीरिक, स्थानिक और मौसमी बाधाओं के टूटने के कारण प्रकृति में समसामयिक संकर होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि स्पीसीज के बीच यांत्रिक, शारीरिक, इसका क्या मतलब है कि हम लोग जब सेक्सुअल बिहेवियर में देखते हैं कि क्या होता है, हमारे बॉडी में एक क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, उसमें एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है वो भी उसका जो मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? यांत्रिक कहलाएगा। और शारीरिक, हम लोग का जो शरीर का जो अंदर का संरचना बनावट है, जेनेटिक मटेरियल का या फिर कहा जाए हार्मोन्स वगैरह का, तो वह पूरी संरचना शारीरिक रूप से मतलब सारा एक साथ मिला के शारीरिक बोलेंगे। और स्थानिक मतलब कि स्थान और मौसम में देखिए, स्थान में क्या हो गया कि मान लिया एक जगह ये था, एक जगह ये था, ठीक है, बीच में पहाड़ आ गया, तो क्या होता है, कभी कभी जो होता है कि कोई जीव गलती से मतलब इधर मूव कर गया, वो आ तो गया लेकिन उसको जाने का नहीं पता है, एक स्पीसीज यहां से यहां दूसरे स्पीसीज की आबादी के पास आ गई, मतलब जानबूझ के नहीं आई थी लेकिन वो आ गई। तो क्या होता है, अब जो वहां से मेल या फीमेल आया है वो अपने से अपोजिट पार्टनर के साथ यहाँ पे क्या करेगा, इंटीमेट करेगा, मीन्स प्रजनन करेगा। चाहे वो प्रजनन सक्सेस हो या नहीं हो, वो नर है तो मादा की ओर आकर्षित होगा या मादा है तो नर की ओर आकर्षित होगी। क्लियर है? आप लोग को भी पता होगा कि जब आप लोग स्कूल में थे आप लोग की भी क्रश थी, जाहिर सी बात है आप यदि लड़के हैं तो लड़कियों को आकर्षित हो, मतलब लड़कियों की ओर आकर्षित होंगे, या लड़की है तो लड़के की ओर आकर्षित होंगे। ऐसा ही जब क्या होता है, जब जगह परिवर्तन होता है, उसके बाधा टूटने के कारण जब हम कहीं एक स्पीसीज दूसरे जगह पहुंच जाती है तो वहां के स्पीसीज के साथ वो क्या करती है, जनन करने का प्रयास करती है, चाहे वो जनन क्या हो, सक्सेसफुल हो या नहीं हो। क्लियर है? हम लोग का भी वही सेम सीन है। हम लोग का भी लड़के क्या करते हैं, लड़के लड़कियों पर और लड़कियां लड़के पर तब तक ट्राई मारती है जब तक कि सेट हो या ना हो, लेकिन वो क्या करती है, वो ट्राई मतलब क्या बोलो, हौसला उनका बना रहता है। इसको आप सीरियसली मत लीजिएगा, यह बस समझाने के लिए, यह आम जिंदगी की कहानी है। तो देखते हैं हम लोग अब मौसमी बाधा। इसमें क्या हो गया कि कुछ जीव जो है एक विशेष मौसम में ही जनन करते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह हो गए, या फिर
मतलब मानव का तो है कि साल भर चलता रहता है, इसीलिए हम दो हमारे आने दो। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जब ऐसी बाधाएं टूट जाती है तो समसामयिक संकर। संकर का क्या मतलब हुआ? जब एक स्पीसीज का जीव दूसरे अन्य स्पीसीज के जीव के साथ क्या करे? प्रजनन करे, तो वैसे विधि को क्या बोलेंगे? संकर बोलेंगे। संकर मीन्स स्पीसीज प्लस अदर स्पीसीज, मीन्स एक जीव का दूसरे किसी अन्य स्पीसीज के साथ क्या हो? रिप्रोडक्शन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संकर बोलेंगे। क्लियर है यहां तक आप लोग? इसमें भी आगे बढ़ते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। हम लोग संकर जो है क्लास 10 में पढ़े थे, मेंडल का जो प्रयोग किए थे उसमें संकर पढ़े थे कि किसी स्पीसीज का मतलब जो समान स्पीसीज है उसका समान स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करा के हम लोग किसी अन्य जीव के साथ या फिर किसी विशिष्ट लक्षण वाले जीवों के साथ हम उसका ब्रीडिंग करवाते हैं, तो वैसे रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन समय से मतलब पुराने समय से ही मनुष्य जो है विशिष्ट गुण मतलब विशिष्ट गुण वाले स्पीसीज, मतलब कोई स्पीसीज जो विशेषता लाती है दो अलग अलग जीवों मतलब दो अलग अलग स्पीसीज, मतलब मानव द्वारा दो अलग अलग स्पीसीज से उत्पन्न जीव जिसमें कि विशिष्ट गुण होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए संकरण प्रयोग किया जाता रहा है। ये आगे क्लियर होता जाएगा, टेंशन मत लीजिए। प्रायः इनसे उत्पन्न जो संतान होती है वो कैसी होती है? वो बांझ होती है, मीन्स वो आगे जो अपना जनरेशन है या फिर जो बच्चा वो नहीं दे सकती है, परंतु उनमें से क्या होता है? कुछ उपजाऊ या फर्टाइल भी होता है। उपजाऊ का क्या होता है इंग्लिश? उपजाऊ बोले तो फर्टाइल, और बांझ का स्टेराइल। क्लियर है? तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है खच्चर। खच्चर इंग्लिश में म्यूल, जो कि फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के मिलन से होता है, मतलब मादा घोड़ी रहती है और मेल गधा रहता है, मतलब नर गधे और मादा घोड़ी के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है? खच्चर। तो इसमें देखिए हॉर्स में क्या गुण होता है? हॉर्स दौड़ने में तेज होता है, हमको पता है, और डंकी सामान ढोने में। तो जब ये दोनों मिल गए तो उसका जो दोनों का जो वहां से जेनेटिक गुण आया, तो दोनों में क्या आया कि अब जो खच्चर है वो क्या है? अब वो दौड़ भी सकता है और धोने की सामान ढोने की क्षमता भी आ गई। लेकिन ये क्या होता है? स्टाइल होता है, नहीं कि बांझ होता है, ये जनन करने योग्य नहीं होता, मीन्स ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अब आता है दूसरा हिनी। हिनी भी बांझ होती है, यह मेल घोड़ा और इसमें गधा फीमेल रहता है, मतलब इसमें गधी। घोड़ा और गधी के मिलने से हिनी, और घोड़ी और गधा के मिलने से खच्चर। गधा घोड़ी खच्चर, घोड़ा गधी हिनी। अब आता है टाइगोन। टाइगोन कैसा होता है? फर्टाइल होता है, ये जनन कर सकता है। ये किससे मिलने से बनता है? मेल टाइगर नर बाघ और मादा शेरनी के मिलने से बनता है, मतलब नर बाघ और मादा शेरनी मिलने से टाइगोन बनता है, जो कि उपजाऊ होता है। अब लास्ट लिंगर, जो कि ये भी फर्टाइल होता है, ये नर सिंह और मादा बाघिन, मतलब बाघिन और सिंह के मिलके लिंगर बनता है, और बाघ और सिंघनी से मिलके टाइगोन बनता है। इसमें टाइगर मेल है, मतलब ये मेन रोल, मतलब ये हीरो है यहाँ का, तो उसका टी शुरू में टी से याद रखिएगा कि ये यहाँ पर टी डोमिनेट कर रहा है, मतलब टी बड़ा है, मतलब क्या है? इसका जो मेल है उसमें टाइगर, तो ऑटोमेटिक है, जस्ट उल्टा लेना है। फीमेल, फीमेल क्या होगा? लायन होगा, तो टाइगोन। उसी तरह लिंगर में यहाँ पे देखिए मेल कौन है? लायन है, तो यहाँ का हीरो लायन है, तो इसका एल यहाँ पे है, मतलब इसमें हमको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है? मेल लायन है और फीमेल टाइगर है। क्लियर है यहाँ तक? डेली के डेली नोट्स बनाना है और डेली के डेली नोट्स क्लियर रखने हैं, ताकि आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको याद है? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि 1964 में जब अर्नस्ट मेयर ने स्पीसीज की परिभाषा जो दी थी,
उसको कुछ वैज्ञानिक ने आपत्ति दिखाई थी, मतलब ऑब्जेक्शन लगा दिया था। पहला कारण हम लोग पढ़ सके, हम लोग फर्स्ट में क्या बोला था कि वैसी आबादी जो आपस में प्रजनन कर सकती हो, मतलब सेम स्पीसीज है तो सेम स्पीसीज के साथ ही प्रजनन करे, तो ऐसा क्या है, स्पीसीज कहलाता है। लेकिन हमने क्या देखा पहला आपत्ति में कि एक स्पीसीज की प्रजाति जो है वो दूसरे स्पीसीज की जीव के साथ प्रजनन कर रही थी। हमने उदाहरण देखे थे, 4 उदाहरण, खच्चर, हिनी, टाइगोन और लिंगर। अब बताए नेक्स्ट आपत्ति पे देखते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा में क्या होता है, यौन प्रजनन। बताए इसमें प्रजनन करने के लिए कोई यौन, मतलब यौन का क्या अर्थ हो गया, यौन का अर्थ हो गया कि कोई मेल या फीमेल ऑर्गेन उसमें उपस्थित नहीं है, मतलब यौन प्रजनन उसमें उपस्थित नहीं होता है। ऐसे मामलों में रूपात्मक अंतर, मतलब उसका जो मॉर्फोलॉजिकल, जो उसका आकारिकी है उसको लिया जाता है, या फिर साइटोटैक्सोनॉमी या कीमोटैक्सोनॉमी, मतलब उसी कोशिका या उसमें रसायन का सहारा लिया जाता है। तो सेम टू सेम जीवाश्मों में भी होता है, जीवाश्मों में भी इन्हीं का सहारा लिया जाता है। देखिए डेली नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस योर रिवीजन, ये आपको बायोलॉजी में परफेक्ट करेगा। इसमें आप प्रैक्टिस जोड़ दीजिएगा तो आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट डे पे। तब तक के लिए जय हिंद।